हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहाँ हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 4.1 करेंगे और वह भी बच्चों नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी ने आपके गणित का सिलेबस बदल दिया है। ठीक है, चलिए देखिए, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले बच्चों एक बात समझ लीजिए। हमने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है, मतलब जितनी भी प्रश्नावली बनाई है ना, उन सबको हम एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालते जा रहे हैं। आपको यदि हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब कोई एक शहर है, वहां के जो युवा व्यक्ति हैं उनके एक समूह से इस बात के लिए सर्वे किया गया कि वो कौन कौन सा संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, और इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ये जो पाई चार्ट है, इसमें उन आंकड़ों को दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस पाई चार्ट से रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पाई चार्ट को समझते हैं हम। देखिए, पाई चार्ट क्या है? एक इस तरीके का वृत्त बना दिया जाता है। ठीक है, और ये उसका केंद्र होता है। अब उसके केंद्र पर कुछ ये त्रिज्यखंड से बना दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब इस जो वृत्त का त्रिज्यखंड को आप अपनी भाषा में कह सकते हैं उसका हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा हमारा जो है ना, ये उपशास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले लोगों का है। ठीक है, ये शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं इतने लोग, ये उनका त्रिज्यखंड बना दिया। लोक संगीत को इतने लोग पसंद करते हैं, यानी कि 30%। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, ये बड़ा त्रिज्यखंड कहेंगे, ये मनोरंजक संगीत को पसंद करने वाले लोग हैं, जो कि है 40%। यदि आप इन सभी संगीतों को जोड़ेंगे तो देखिए 40 और 30 70 और 10 80 और 30 100, यानी कि इस पूरे जो पाई चार्ट को 100% दर्शाया गया है उसके हिस्से हैं। ये 40% है, ये 30, ये वाला 20 और ये 10। ठीक है, आप समझे पाई चार्ट? हो सकता है कुछ बच्चों को आया, कुछ को नहीं आया। कोई बात नहीं, वीडियो छोड़कर मत जाइए, वीडियो में बनी रहिए। जब आप इसको और अच्छे से करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, हम उनको करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, ठीक है, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया? देखिए, सबसे पहले ये बोल रहा है कि जो 20 व्यक्ति है ना, वो शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ उन्होंने व्यक्तियों की संख्या दे दी है कि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। अब शास्त्रीय संगीत को पाई चार्ट में देखेंगे तो ये है शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले लोगों का डाटा, जो कि 10% है। मतलब प्रतिशत में तो वो है 10%, और यदि उनकी संख्या गिनी जाए तो वो है 20, यानी कि जो 10% है ना, वो 20 व्यक्तियों को शो कर रहा है। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। मतलब 10% का डाटा देकर आपको 100% का डाटा निकलवा रहा है। आप निकाल देंगे? बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। कैसे निकालेंगे, चलिए हम बताते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना व्यक्तियों की कुल संख्या। अब आपको पूरा 100% का डाटा पता है? नहीं पता। फिर क्या करेंगे हम? जब हमको गणित में ऐसी चीजें दी जाती हैं जो हमें पता ना हो, तो हम उसे कुछ भी मान सकते हैं। एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ हम मानेंगे एक्स। माना कुल व्यक्तियों की संख्या जो है हमने एक्स मानी है। अब शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं? ये दिए हैं 20, तो यहाँ लिखेंगे हम 20। अब क्या करना है हमें? हमें निकालने हैं कुल व्यक्ति। कुल व्यक्ति कैसे निकालेंगे? अब देखिए, हमें 10% को तो दे रखा है, जो कि 20 व्यक्ति हैं, तो हम 10% के सहारे हम पूरे व्यक्तियों को निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए,
हमें 10% निकालना तो है, किसका निकालना है? कुल व्यक्तियों का। और कुल व्यक्ति कितने हैं हमारे? यहाँ हमने माना है उन्हें x, तो हम लिखेंगे x का 10%, जो कि बराबर है 20 व्यक्तियों। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? x का 10%, ठीक है, और ये है 20, क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि x का 10% ही तो 20 है। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए x की जगह x, का की जगह आप जानते हैं गुणा का निशान लगाते हैं, 10 की जगह 10। अब ये प्रतिशत हटाएंगे, जब भी हम प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लगा देते हैं। ठीक है, अब इधर रहेगा हमारा 20। ठीक है, यहाँ तक सवाल समझ में आया? आ गया होगा। अब कुछ नहीं, काट पीट कर लीजिए। देखिए 0 से 0 काट दीजिए। अब और कुछ कट सकता है? नहीं। तो ऊपर बचा x और 1, x और 1 का गुणा करेंगे तो बचेगा x। ठीक है, बराबर 20। अब ये जो 10 है ना, ये बटे में है, यानी कि भाग में। अब भाग की संख्या का कर दीजिए पक्षांतर, तो भाग की संख्या पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगी तो वह गुणा में बदल जाएगी, तो ये हो जाएंगे गुणा के 10। अब इनका गुणा कर दीजिए, 20 का गुणा 10 से कीजिए, 20 ढाई 200। जो x का मान आया बच्चों वो क्या आया? 200 व्यक्ति। मतलब यहाँ कुल 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। ठीक है, ये सवाल होता है हमारा सॉल्व। समझ में आया? आ गया होगा। चलिए इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? अच्छा, देखिए बच्चों, वो आपसे पूछ रहा है कि जो सर्वे किया गया है उसमें सबसे अधिक संगीत कौन सा पसंद किया जा सकता है। आप इसे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तो तरीका है, आप इस पाई चार्ट को देख लीजिए, जिसका त्रिज्यखंड सबसे बड़ा होगा उसी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा। और दूसरा, आप इस प्रतिशत को भी देखकर बता सकते हैं। जैसे शास्त्रीय संगीत को 10% लोग पसंद करते हैं, ठीक है, उप शास्त्रीय संगीत को 20%, ठीक है, लोक संगीत को 30% लोग पसंद करते हैं, और ये है मनोरंजक संगीत, इसको 40% लोग पसंद करते हैं। यानी कि सबसे बड़ा डाटा किसका है? मनोरंजक संगीत का। ठीक है, और देखिए इसी का त्रिज्यखंड सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा कि मनोरंजक संगीत को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। लिख देंगे इसे हम लिखेंगे कि मनोरंजक संगीत को सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान प्रश्न था, आप सीख गए होंगे। चलिए देखिए इसी का तीसरा है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए, ठीक है, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? अच्छा, देखिए मतलब कोई एक कैसेट कंपनी है, वो 1000 सीडी यदि बनाती है तो उसे कितने संगीत की, मतलब कौन कौन से संगीत की कितनी कितनी सीडी बनानी पड़ेगी? तो बहुत आसान है, यदि वह जो सीडी बनाएगी ना उसकी कुल सीडी का यदि 10% बना देती है तो वो शास्त्रीय संगीत के लिए हो जाएगी। यदि कुल सीडी का वह 20% बना देती है तो वह उपशास्त्रीय संगीत के लिए हो जाएगी। कुल का 30% बनाती है तो वो मनोरंजक संगीत के लिए हो जाएगी। और यदि कुल सीडी का 40% बना देती है, 40% की वो बनाती है मनोरंजक संगीत की, तो उनके लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, आप समझिए, थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा सा हम जब सवाल करेंगे तो भी आ जाएगा। चलिए देखिए, हमें 10% निकालना है ना शास्त्रीय संगीत के लिए। अब 10% किसका? कुल सीडी का। ठीक है ना, कुल सीडी का यदि हम 10% निकाल देते हैं तो वो शास्त्रीय संगीत के युवा व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी। तो हम लिखेंगे कि शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या तो बराबर हो जाएगा कुल सीडी का 10%। ठीक है, अब कुल सीडी कितनी है हमारी? ये 1000। हम लिखेंगे 1000 का, क्योंकि कुल सीडी का 10%। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आ गया होगा। अब देखिए 1000 की जगह तो 1000, का की जगह आप जानते हैं गुणा का निशान लगता है हमेशा। ठीक है, 10 की जगह 10, और प्रतिशत जानते हैं, प्रतिशत हटाते हैं, बटे में 100 लगा देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो कुछ नहीं है, काट पीट करनी है, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो। ठीक है, अब क्या बचा ऊपर? 100 और 1। यदि आप 100 और 1 का गुणा करेंगे, 100 एकम 100 होते हैं। तो यदि बच्चों 100 सीडी शास्त्रीय संगीत की बनाई जाती हैं तो उन
व्यक्तियों के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, चलिए देखिए इसी का दूसरा करते हैं, उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या। ठीक है, अब प्रतिशत में ये कितने हैं, उपशास्त्रीय संगीत 30%। ठीक है ना, तो हमें कुल सीडी का 20% निकालना होगा। चलिए निकालते हैं, हम लिखेंगे कुल सीडी का 20। अब देखिए कुल सीडी कितनी थी हमारी, 1000। ठीक है, 1000 का 20%। अब देखिए 1000 की जगह तो 1000 का की जगह आप जानते हैं गुणा का निशान लगाते हैं, फिर 20 और प्रतिशत के लिए प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इस जीरो से एक ये कट जाएगी। तो अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर 100 और 2, इनका आपस में गुणा कर दी, 100 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो यानी कि यदि हम 200 सीढ़ियां उपशास्त्रीय संगीत की बनाते हैं तो उन लोगों के लिए मतलब युवाओं के लिए पर्याप्त होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न करते हैं। चलिए अब निकालते हैं लोक संगीत की सीडी संख्या, तो वो कितने हैं, कुल सीडी का 30%। ठीक है, तो कुल सीडी का मतलब 1000 का 30%। ठीक है, अब देखिए 1000 की जगह 1000 लिखेंगे, का की जगह गुणा का निशान, और 30 की जगह 30 और प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगा देते हैं। ये आप समझ लीजिए, जब भी हम सवाल में से प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 लगना ही लगना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए एक जीरो से एक काटिए, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो। ठीक है, अब क्या बचा, 100 और 3 का गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा 1 से कीजिए, 3 एकम, पीछे 2 जीरो हैं, लगा दीजिए, यानी कि 300 सीडी हमारी लोक संगीत के लिए बनाई जाएंगी। क्या बच्चों, चलिए चौथा करते हैं, मनोरंजक सीडी की संख्या। कुल सीडी का 40%, क्योंकि मनोरंजक संगीत को 40% लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। ठीक है, कुल सीडी यानी कि 1000 का 40%। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1000 की जगह 1000, का की जगह गुणा का निशान, और 40% का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे। ठीक है, काट दीजिए, देखिए जीरो से जीरो, जीरो से ये जीरो, क्या बचा, 4 और 100, 4 और 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400 सीडी। ठीक है बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बताया मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 8 में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, और वो भी बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे। ठीक है ना, छोटा सा काम करना है, आपके वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना, छोटा सा काम करते ही आप हमारी फैमिली जाएंगे, फिर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, प्लीज कर दीजिए, फ्री में हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। अच्छा, मतलब 360 व्यक्तियों का एक समूह था, उनसे ये पूछा गया कि आपको कौन कौन सी ऋतु पसंद है और उसके लिए मतदान करने के लिए कहा गया। ठीक है, और इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ये वो चित्र है, देखिए ये ऋतु है, गर्मी मतलब ग्रीष्म, वर्षा और सर्दी यानी कि शीत। ठीक है, तो देखिए 90 लोगों ने ग्रीष्म ऋतु के लिए मतदान किया, मतलब 90 लोगों ने कहा कि हमें गर्मी पसंद है। ठीक है, 120 लोगों ने वर्षा के लिए मतदान किया, मतलब उन्हें वर्षा पसंद है 120 लोगों को, और 150 लोगों ने यानी कि 150 लोगों ने कहा कि हमें सर्दी यानी कि शीत पसंद है। ठीक है, ये उनकी मतों की संख्या हो गई।
अब इससे रिलेटेड वो कुछ प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। अब इस प्रश्न को 8th क्लास के बच्चों से पूछने का क्या औचित्य है, मुझे नहीं समझ आ रहा। अब इतने छोटे से प्रश्न 8th क्लास के बड़े बच्चों से करा जाएगा, पता नहीं क्यों किया है, लेकिन आपको तो करना है, आपकी बुक में दिया है। वो बोल रहा है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत। अब इसमें से देख लीजिए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए, गर्मी को 90 मत मिले हैं, वर्षा को 120 मत मिले हैं और सर्दी को मिले हैं 150 मत। अब आप बता सकते हैं कि सबसे अधिक मत किसे मिले हैं। वो मिले हैं शीत ऋतु को, यानी कि सर्दी। ठीक है, लिख दीजिए इसे। हम लिखेंगे कि शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया? आ गया होगा, इससे सरल प्रश्न क्या होगा आपके लिए। चलिए देखिए, इसी का दूसरा प्रश्न करते हैं कि प्रत्येक तृज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये प्रश्न आपके लायक है। मतलब जो तृज्यखंड है ना, उसका आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। अब केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम उसे समझते हैं। देखिए, जैसे बच्चों एक ये व्रत है हमारा, क्योंकि पाई चार्ट हमेशा व्रत में ही निकाला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, आप समझना ये व्रत है ना, हाथ से बनाया है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, फिर भी सही कर लेते हैं। देखिए, ये एक हमारा व्रत है। ठीक है, अब ये इसका केंद्र बिंदु है। अब हम करेंगे क्या बच्चों, हमें इसका तृज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालना है। अब केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, पहले तो ये समझिए केंद्रीय कोण होता क्या है। जब हम इस केंद्र को इस वृत्त की परिधि पर मिला देते हैं कहीं पर भी, कि जैसे हमने मिलाया इसे यहाँ, तो ये हो गई हमारी क्या, त्रिज्या। ठीक है, जिसे हम स्मॉल आर से शो करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, हमारी त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या। चलिए, अब देखिए, ये तो हो गई त्रिज्या। अब आपसे कहा जाएगा कि जब आप पाई चार्ट बनाएंगे तो कहीं ये त्रिज्यखंड बनेगा। जैसे हमने कहा कि ये 70 अंश का ये बन गया। ठीक है, तो देखिए, ये तो हमारा हो गया त्रिज्य खंड, और इस त्रिज्य खंड ने यहाँ जो व्रत का केंद्र है, इस पर एक कोण बनाया। कितने अंश का, 70 अंश का। ठीक है ना, तो ये जो कोण है बच्चों, इसी कोण को हम कहते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण क्यों, क्योंकि ये कोण व्रत के केंद्र पर बन रहा है, केंद्र पर ही तो बन रहा है। जैसे ये ओ नाम दे देते हैं हम इस व्रत के केंद्र को, तो ये ओ केंद्र पर ही तो बनेगा, इसीलिए इसे केंद्रीय कोण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये 70 का बना दिया हमने। चलिए, यहाँ ये सीधी रेखा खींच, ये बन गया हमारा 110 अंश का। ठीक है, तो ये भी हमारा केंद्रीय कोण हो गया। दूसरा यहां बना देते हैं, तो ये बन गया हमारा 90 अंश का, तो ये भी हमारा केंद्रीय कोण है। ये भी 90 अंश का है, तो ये भी हमारा केंद्रीय कोण हो गया। मतलब व्रत के केंद्र पर जितने भी कोण बनेंगे वह केंद्रीय कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब इसी को हमें पता करना है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए उसे समझते हैं। देखिए बच्चों, केंद्रीय कोण निकालने का एक सूत्र होता है, वो आपको रटना पड़ेगा। क्या होता है कि केंद्रीय कोण बराबर होता है संख्या बटे कुल योग गुणा 360। अब देखिए, संख्या कहां से आएगी, संख्या आपको अपने सवाल में यानी कि प्रश्न में डाटा के रूप में दी होगी। ठीक है, अब कुल योग जितनी भी आपको संख्या दी जाएंगी, 1 2 3 4 5, तो आपको इन सब का क्या करना है, इनको योग कर देना है। ठीक है, और इनको जोड़कर जो भी डाटा आएगा वो आपका कुल योग कहलाएगा, गुणा 360। अब 360 का ही गुणा क्यों करना है बच्चों, जैसे यदि कोई भी व्रत होता है, अब इस व्रत के केंद्र पर हमने एक कोण बनाया, ये कोण पूरा कितने अंश का होगा, ये होगा हमारा 360 अंश का, क्योंकि व्रत के अंदर जितने भी कोण बनेंगे उन सबका योग 360 अंश होता है। इसलिए केंद्रीय कोण निकालते समय हम संख्या बटे कुल योग गुणा 360 अंश कर देते हैं। ठीक है, सवाल समझ में तो आ रहे होंगे, और ये नियम भी समझ में आया होगा, मतलब सूत्र समझ में आ चुका होगा। थोड़ा बहुत रह भी गया है ना, तो हम प्रश्न में बहुत अच्छे से सीख लें। चलिए, अब आप करते हैं प्रश्नों को। देखिए बच्चों, ये जो दूसरा प्रश्न है, इसमें हमें इन सब डाटा का जो है केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि ये जो ग्रीष्म ऋतु है, तो आप लिख दीजिए कि ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण बराबर,
और केंद्रीय कोण का सूत्र लगा दीजिए। अब बार बार ग्रीष्म ऋतु के लिए, वर्षा ऋतु के लिए, शीत ऋतु के लिए, सबके लिए अलग अलग करेंगे तो प्रश्न लगेगा आपको बहुत बड़ा, और वह देखने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हम एक चार्ट बनाकर कर लेते हैं, वहां बहुत सुंदर भी लगता है, अच्छा भी लगता है। और जब आप यदि इसको एग्जाम में करके आएंगे ना चार्ट बनाकर, तो एग्जामिनर के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो आपको एक दो नंबर और बच्चों से ज्यादा दे देगा। ठीक है ना? तो मेरा तो यही मानना है कि आप इसे जो है इस तरीके से चार्ट बनाकर करें। चार्ट भी बहुत सरल है। देखिए, सबसे पहले ऋतु के लिए एक बॉक्स बनाना है, ऋतु लिख दीजिए, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ठीक है। दूसरा बॉक्स बनाइए मत के लिए, 90, 120 और 150। अब तीसरा बॉक्स बनाइए केंद्रीय कोण के लिए। ठीक है, यहाँ आप केंद्रीय कोण निकाल दें। ठीक है ना? अब हम इन सबको जो है लिखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय केंद्रीय कोण निकालने का सूत्र क्या था? सबसे पहले संख्या, संख्या क्या है हमारी? 90। चलिए 90 लिखिए। बटे में था क्या? कुल योग। अब कुल योग क्या होगा? इन सबको जोड़ दीजिए। हमने योग लिखा है ना, इनको जोड़िए। देखिए, 0 0 0 तो 0 हो जाएगी, 9 और 2 11 और 5 16 की 6 हासुल लगी 1, 1 और 1 2 और 1 हासुल की। ठीक है, जो बच्चों इन सब मतों का योग आया वो आया 360। तो यहाँ लिखेंगे हम 360, यानी कि संख्या बटे कुल योग, गुणा कर देना है 360 से। ठीक है, ये केंद्रीय कोण वाला जो है ना वो 360 है। अब देखिए, काट पीट कर दीजिए, 360 से 360 कट जाएगा एक बार, ऊपर बचा 90 और 1। 90 और 1 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 90। ठीक है, यानी कि 90 अंश का ये कोण बनेगा ग्रीष्म ऋतु। वर्षा का निकालिए। सबसे पहले संख्या बटे कुल योग, जो कि है हमारा 360, गुणा में 360 जो सूत्र में दिया रहता है वो। 360 से 360 कट जाएगा एक बार, 1 और 20, 120 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 120। और केंद्रीय कोण है तो अंश में आएगा, यानी कि 120 अंश। ठीक है। और शीत ऋतु के लिए सबसे पहले संख्या जो कि 150 है, बटे में कुल योग जो हमारा है 360, गुणा 160 केंद्रीय कोण वाला। 360 से 360 कट गया एक बार, 150 और 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या, यानी कि 150 हमको मिल जाएगी। ये हो गया 150 अंश। ठीक है बच्चों, हमने प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकाल दिया। सवाल समझ में आया? आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट कीजिए। देखिए बच्चों, मतलब जो आपने अभी डाटा निकाला है, मतलब आंकड़ा निकाला है केंद्रीय कोण वाला, उसको दर्शाने के लिए आपको एक पाई चार्ट खींचना है। खींच देंगे? नहीं खींच पाएंगे, मुझे पता है, अभी नहीं खींच पाएंगे। यदि हम आपको सिखा देंगे तो बहुत आसानी से खींच पाएंगे। आप एक बात जानते होंगे कि जो पाई चार्ट होता है वो हमारा किस पर बनता है? एक वृत्त पर। ठीक है, तो हमने यहाँ आपके लिए एक वृत्त बना लिया है पहले से ही। ये इसका केंद्र हो गया, नाम दे देते हैं इसे O। अब हम सबसे पहला काम करेंगे कि इस केंद्र को, इसकी जो परिधि है ना, इस पर कहीं पर भी मिला देंगे कि हमारी हमें त्रिज्या मिल जाए। सबसे पहले इस O को इसके यहाँ परिधि से मिला देंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी त्रिज्या। अब हमको इसमें क्या बनाना है? पाई चार्ट। चार्ट कैसे बनेगा? यानी कि केंद्रीय कोण बनाने पड़ेंगे। ये सबसे पहले कोणों की संख्या देख लेते हैं कौन सी है। सबसे पहले हमें ग्रीष्म का बनाना है 90 का, 120 और 150। देखिए बच्चों, जितने इनके मत हैं वही इनका केंद्रीय कोण निकल कर आया है। बार बार पेज हमें नहीं पलटना पड़ेगा। यानी कि हमें सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे? चांदी की सहायता से। चलिए पहले लेते हैं एक चांदा। देखिए बच्चों, ये हमने ले लिया एक चांदा। अब हमको बनाना है 90 अंश का कोण। सबसे पहले हम इस चांदे को यहाँ रखेंगे। और 90 अंश का कोण तो आप बनाना जानते हैं ना, ये जो रेखा होती है इस पर रखेंगे हम इस त्रिज्या को, मतलब त्रिज्या के ऊपर रखेंगे हम अपना चांदा। और 90 अंश के लिए 90 अंश का पॉइंट कहाँ है? ये रहा। तो इसके ऊपर यहाँ लगा देंगे एक बिंदु। ठीक है, तो लगा दिया। अब इस चांदे को हम हटा देंगे। हटा दिया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, इस बिंदु को और इस केंद्र वाले जो बिंदु है इसको मिला देंगे।
यहाँ से हटाया, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा 90 अंश का कोण बन गया। ये किसके लिए है? ये त्रिज्यखंड हो गया हमारा ग्रीष्म ऋतु के लिए, तो हमने यहाँ लिख दिया ग्रीष्म। अब बनाना है हमको वर्षा ऋतु के लिए 120 अंश का कोण, ठीक है, उसे भी बनाते हैं। तो अब हम अपने चांदा को रखेंगे इस वाली रेखा पर, रखते हैं। देखिए बच्चों, तो हमने यहाँ रख लिया अब इस वाली रेखा पर, ठीक है। अब 120 का निशान कहाँ है? देखिए ये रहा। इसके आगे यहाँ लगा देंगे हम एक बिंदु, ठीक है। बिंदु लगा दिया निशान लगाने के लिए, फिर अब इसे हटा देंगे, ठीक। हमें बनाना है अब कोण 120 अंश का। इस बिंदु को और इस जो केंद्र पर बिंदु है इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। वो भी खींचेंगे किसकी सहायता से? स्केल यानी कि फुटा की सहायता से, ठीक है। तो ये बच्चों ये वाला कोण हमारा कितने अंश का बना? 120 अंश का, ठीक है। समझ में तो आ रहा है? ये त्रिज्यखंड हो गया हमारा वर्षा ऋतु के लिए, ठीक है बच्चों। अब लास्ट हमारा कौन सा रह गया? लास्ट क्या है हमारा? शीत ऋतु, ठीक है। अब देखिए हमने ये 90 का बनाया है, ये बनाया है 120 का, तो बच्चों ये जो लास्ट में बचा है ये ऑटोमेटिक हमारा 150 अंश का ही बचा होगा। चाहे तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं, ये 150 अंश का ही होगा, ठीक है। ये किसके लिए है? ये है हमारा शीत ऋतु के लिए। प्रकार हमने अपना पूरा पाई चार्ट बना दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब तो समझ गए होंगे ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। मतलब यहाँ पर भी बच्चों हमें एक पाई चार्ट फिर से बनाना है तीसरे प्रश्न में। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। मतलब ये एक सारणी दी है और वो दर्शा रही है कि कितने व्यक्तियों को कौन कौन सा रंग पसंद है। जैसे ये नीला रंग है, 18 व्यक्तियों को पसंद है, ठीक है। हरा रंग 9 व्यक्तियों को पसंद है, लाल रंग 6 व्यक्तियों को पसंद है और पीला रंग 3 व्यक्तियों को पसंद है, ठीक है। और इनका योग आता है बच्चों 36, यानी कि 36 व्यक्तियों के एक समूह किया और उनसे पूछा गया कि आपको कौन कौन सा रंग पसंद है। ये संख्या उनकी आ गई कि हमें इतने इतने व्यक्तियों ने कहा कि हमको ये रंग पसंद है, ठीक है। आगे इसी प्रश्न में देते हैं कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का आनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब ये जो त्रिज्यखंड आपको मिलेगा उसका आपको आनुपातिक भाग ज्ञात करना है। यहाँ ये एक नई चीज आई है आपको सीखने के लिए कि आनुपातिक भाग कैसे निकाला जाता है। चलिए उसको उदाहरण के रूप में इन्होंने समझाया भी है। जैसे नीला रंग है तो 18 व्यक्तियों ने कहा था कि हमें नीला रंग पसंद है, बटे में लिख दिया 36, ठीक है। मतलब 18 बटे 36, अरे क्या है 18 व्यक्तियों ने कहा था कि हमें नीला रंग पसंद, और बटे में 36 कहाँ से आया? जो कुल संख्या थी ना इनकी, यानी कि कुल योग, वो संख्या बटे कुल योग कर दिया। कुछ नहीं, इन्होंने उसे काट दिया। 18 से 18 एकम 18 और 18 से 36 काटा 2 बार, तो 18 दूनी 36। तो नीले रंग का जो आनुपातिक भाग आया बच्चों वो आया 1/2। इसी तरीके से हरा है, 9 लोगों ने कहा हमें हरा रंग पसंद है, बटे में कुल संख्या यानी कि संख्या बटे कुल योग, तो 9 से 1 काटा, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ये आ गया 1/4, यानी कि इसका हरे रंग का अनुपातिक भाग होगा 1/4 इत्यादि। इसे प्रयोग करते हुए संगत कोण ज्ञात कीजिए। मतलब आपको अनुपातिक भाग ज्ञात करते हुए ही संगत कोण यानी कि वो केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें इस सवाल को सीखने से पहले बच्चों हमें अनुपातिक भाग ज्ञात करना पड़ेगा, कि उसे ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, आनुपातिक भाग आप निकालना बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हैं। जो हमारा केंद्रीय कोण होता है उसे आप जानते हैं तो अनुपातिक भाग क्या निकाल ही लेंगे। समझिए कैसे। देखिए केंद्रीय कोण निकालने का सूत्र क्या था? वो था कि संख्या बटे कुल योग गुणा 360 अंश। अब अनुपात निकालने का सूत्र क्या होता है? संख्या बटे कुल योग, जो हमारा गुणा 360 होता था ना बच्चों केंद्रीय कोण में, बस उसे आप हटा दीजिए, बचा हुआ हमारा अनुपात का सूत्र हो जाएगा। बहुत सरल है। जिस संख्या का आपको अनुपात निकालना है उस संख्या को रखेंगे आप ऊपर और बटे में
सभी संख्याओं का योग कर देंगे तो आपको संख्या बटे कुल योग हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अनुपात। बहुत आसान है, सीख चुके होंगे आप। चलिए अब करते हैं हम अपने प्रश्नों को। देखिए हमने ये यहाँ एक चार्ट बना रखा है। सबसे पहला बॉक्स है रंग का, ठीक है, नीला, हरा, लाल, पीला। अब अगला बॉक्स है व्यक्तियों की संख्या, 8, 9, 6 और 3। तीसरा बॉक्स है अनुपात का, क्योंकि अनुपातिक भाग ज्ञात करना है तो हमने तीसरा बॉक्स बनाया है अनुपात। चौथा है हमारा केंद्रीय। अब देखिए नीले रंग का अनुपात कैसे करेंगे। सबसे पहले संख्या बटे कुल योग, योग कितना है इनका 36, तो बटे में हमेशा हर सवाल में 36 ही आएगा। काट दीजिए, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, आ गया हमारा 1/2 का निकालते हैं हरे का। तो सबसे पहले संख्या बटे कुल योग यानी कि 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4 आ गया। लाल का निकालिए, संख्या बटे कुल योग, 6 एकम 6 और 6 छिंग 36, 1/6 आ गया। पीले का निकालिए, संख्या बटे कुल योग, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी कि 12 दूनी 12 36, तो आपका आ गया 1/12। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अनुपात तक सवाल समझ में आया, आ गया होगा। अब इनका केंद्रीय कोण निकालना है। देखिए केंद्रीय कोण संख्याओं वाले सूत्र से नहीं निकालना, प्रश्न में हमसे क्या कहा था, अनुपात ज्ञात कर कर निकालना है। तो देखिए चाहे आप संख्या बटे कुल योग कर दीजिए या अनुपात गुणा 360 कर दीजिए, तो भी आपका केंद्रीय कोण निकल आएगा। यहाँ हम अनुपात से केंद्रीय कोण निकालेंगे। हम लिखेंगे अनुपात गुणा 360 अंश। ठीक है, समझ में आया। मैंने लिखा अनुपात ये रहा गुणा 360। अब यदि हम अनुपात ना लिखकर ये संख्या भी लिखते ना, 18/36 लिखते, तो भी हमें वही आंसर मिलेगा जो हम अनुपात से करेंगे, क्योंकि 18/36 को काटकर ही तो 1/2 आया है। इससे भी हमारा केंद्रीय कोण बहुत आसानी से निकल आएगा। देखिए 2 से 36 को काटिए, 18 दूनी 36 होते हैं, ये आ जाएगा हमारा 18। ये 0 है तो 0 लगा दीजिए, ये आ गया 180 अंश। नीले रंग को जो हमारा पसंद करने वाले लोगों का जो पाई चार्ट बनेगा उसमें 180 अंश का होगा नीला रंग। दूसरा निकालते हैं हमारा, सबसे पहले अनुपात गुणा तो 60 अंश, 4 से काट दीजिए, 4 निम 36, 9 और पीछे 0 है तो 0 लगा दीजिए, तो हो गया 90 अंश का हरे रंग का चार्ट। अब इसे निकालते हैं लाल को, अनुपात गुणा 360, काट दीजिए, 6 से 36 कट जाएगा, 6 छिंग 36 यानी कि 60 आ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे 0। ये हो गया 60 अंश का केंद्रीय कोण लाल रंग का। पीले का निकालिए, अनुपात गुणा 360, 12 से काटिए, 12 दिया, ये आ जाएगा 3 और 0 है तो 0 लग जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने यहाँ सभी प्रश्नों में सभी जो डाटा थे उसका केंद्रीय कोण निकाल दिया, यानी कि ये प्रश्न होता है सॉल्व। का अगला पार्ट करते हैं। देखिए तीसरे का जो मेन पार्ट था वो बोल रहा था, क्या है प्रश्न में, इस निम्नलिखित सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचना है। तो मेन पार्ट तो अभी रह गया कि हमको एक पाई चार्ट भी बनाना है। पाई चार्ट इन डाटा से हमने जो कलेक्शन इकट्ठा किया है, मतलब इन आंकड़ों से जो जो हमने केंद्रीय कोण निकालने हैं उनके आधार पर हमें एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, बनाते हैं। देखिए ये तो हमारा हो गया एक वृत्त, ये हो गया इसका केंद्र। अब केंद्र को इसकी परिधि से मिला दीजिए, ये हो गई हमारी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या हो गई। अब हमको जरूरत पड़ने वाली है चांदा की, के आधार पर तो हम बनाएंगे। लेते देखिए बच्चों, ये हमने एक चांदा ले लिया। अब हमको सबसे पहले बनाना है नीले रंग का पाई चार्ट। अब नीले रंग का जो केंद्रीय कोण कितना है, वो है हमारा 180 अंश का। ठीक है ना, सबसे पहले हम 180 अंश का कोण बनाएंगे। अब देखिए 180 अंश को बनाने के लिए सबसे पहले हम रखेंगे इस चांदे को यहाँ। ठीक है, चांदा रख दिया हमने यहाँ। अब 180 अंश का कोण कहाँ बनता है बच्चों, एक सीधी रेखा होती है ना, ये सीधी रेखा,
हमारी 180 अंश के कोण की होती है। कितने अंश की होती है? 180 अंश के कोण की। तो हम बिल्कुल एक सीधी रेखा बना देंगे। देखिए, और यहाँ लिख भी रहा है, ये है हमारा 180 अंश का। तो यहाँ रखेंगे एक बिंदु और चांदे को हम हटा देंगे। बस अब कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल एक सीधी रेखा हम यहाँ खींच देंगे। ये हो गया हमारा 180 अंश का कोण। तो 80 कौन सा है ये है हमारा नीला रंग। ठीक है, चाहे तो बच्चों आप इसमें रंग भी भर सकते हैं नीला, हम नहीं भरेंगे क्योंकि समय ज्यादा लगेगा, आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब दूसरा डाटा क्या है, मतलब हरे रंग के लिए हमें कितने अंश का कोण बनाना है? 90 अंश का। तो उसे भी बनाते हैं। देखिए, अब चांदे को हमें कहाँ रखना पड़ेगा? चांदे को रखना पड़ेगा इस रेखा पर। जैसे उल्टा कर दीजिए, चांदे को हम रखेंगे यहाँ केंद्र पर मिलाता हुआ। ठीक है, ये हमने रख दिया अपना चांदा। अब 90 अंश कहाँ है? ये रहा, हाँ लगा देंगे हम। लगा दिया। अब और कुछ नहीं, ये जो केंद्र है और इस बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा कीजिए फुटा यानी कि स्केल की सहायता से। ठीक है, आप मैंने तो देखिए हाथ से खींची है, टेढ़ी होगी, लेकिन आप जब स्केल से खींचेंगे तो आपकी ये बिल्कुल सीधी। ये हो गया हमारा 90 अंश का कोण। इसके लिए है हरे रंग के, ये हो गया हरे रंग का पाई चार्ट। अब हमें निकालना है लाल का केंद्रीय कोण। लाल का केंद्रीय कोण हमने कितने का निकाला था? 60 अंश का। जब 60 अंश का कोण बनाते हैं ठीक केंद्र पर, अब रखेंगे हम अपने चांदा को इस 90 वाली रेखा पर। रख दी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब 60 अंश कहाँ है? कहाँ? इस 60 के आगे यहाँ लगा देंगे हम एक बिंदु, चांदे को हटा देंगे साइड में। अब एक केंद्र से और इस बिंदु को मिलाती हुई स्केल की सहायता से एक रेखा खींचेंगे यहाँ खींचे। ठीक है, तो ये जो कोण बना बच्चों, ये हमारा हुआ 60 इंच। इसके लिए है लाल रंग के लिए, लिख देंगे हम लाल। अब बच्चों जो लास्ट में ये कोण बचा ना, ये अपने आप 30 अंश का बच जाएगा, क्योंकि हमारे पीले रंग के लिए था। देंगे हम पीला। ठीक है, मैं इस प्रकार अपना पाई चार्ट बना दिया। आप चाहें तो इसमें कलर भी भर देना। देखिए, यहाँ नीला भर लेना, यहाँ हरा, यहाँ लाल और यहाँ पीला, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो प्लीज कर लीजिए। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 3 प्रश्न करेंगे, क्योंकि यदि हम एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की करें तो एक्सरसाइज तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आप इतनी बड़ी वीडियो देखकर मैथ से डरने लगेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमसे जुड़ने वाले सभी बच्चे मैथ से खेलना सीखें, ना कि मैथ से डरना। ये इस वीडियो में 3 प्रश्न। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।